भारतीय रेलवे में एक पक्की सरकारी नौकरी लाखों युवाओं के लिए ये सिर्फ एक नौकरी नहीं होती, बल्कि पूरी जिंदगी का सपना होता है। लेकिन क्या हो जब यही सपना एक भयानक जाल बन जाए? आज हम एक ऐसे ही मामले की परतें खोलने जा रहे हैं। इसकी जड़ें उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से शुरू होकर बिहार तक फैली हैं। हमारे पास इस मामले से जुड़ी कई रिपोर्ट्स हैं, कुछ पुलिस के दस्तावेज भी हैं, और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि धोखाधड़ी का ये पूरा नेटवर्क काम कैसे करता है, कैसे ये लोग नौकरी के लिए बेचैन युवाओं के दिमाग से खेलते हैं, और कैसे एक छोटी सी शिकायत ने एक बड़े एक अंतर्राज्य रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है कौशाम्बी के लोकीपुर गांव से। वहां का एक नौजवान है अवनीश कुमार। अच्छा। अवनीश प्रयागराज के एक पावर हाउस में संविदा पर कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे। एक अस्थायी नौकरी और मन में एक स्थायी नौकरी की चाहत। और बिल्कुल यहीं पर ये ठग अपना पहला दांव खेलते हैं। हाँ, वो हमेशा ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं जो या तो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं या फिर सरकारी नौकरी के लिए सालों से तैयारी कर रहे हैं। उनमें एक स्थायी नौकरी पाने की जो बेताबी होती है ना, वही उन्हें निशाना बनाती है। हाँ, वही उन्हें सबसे आसान निशाना बनाती है। ये लोग उनकी उम्मीद का, उनकी हताशा का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल। तो अवनीश को स्पोर्ट्स कोटे से रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी का झांसा दिया गया। स्पोर्ट्स कोटा? हाँ, और एक पक्की सरकारी नौकरी की उम्मीद में उन्होंने 9.5 लाख रुपए दे दिए। 9.5 लाख? 9.5 लाख, और होला भी वही था जो लग रहा था। ये एक बहुत बड़ी ठगी निकली। लेकिन मुझे एक बात हैरान कर रही है, स्पोर्ट्स कोटा ही क्यों? कोई और तरीका भी तो हो सकता था। ये बहुत दिलचस्प सवाल है और ये उनकी चालाकी दिखाता है। स्पोर्ट्स कोटा का इस्तेमाल, वो क्या कहते हैं, एक बहुत ही शातिर मनोवैज्ञानिक चाल है। अच्छा, कैसे? देखिए, अगर कोई सीधे सीधे कहे कि पैसे दो और नौकरी लो, तो वो एक घूसखोरी लगती है, एक अपराध लगता है। सही बात है। लेकिन स्पोर्ट्स कोटा या ऐसा ही कोई दूसरा कोटा, वो एक जायज शॉर्टकट जैसा लगता है। पीड़ित को महसूस कराया जाता है कि वो किसी आम घूसखोरी का हिस्सा नहीं, बल्कि एक एक्सक्लूसिव सिस्टम का फायदा उठा रहा है जो हर किसी के लिए नहीं है। ये भरोसे के साथ साथ एक तरह का स्टेटस भी देता है। बिल्कुल, और यही चीज पीड़ित को इस जाल में और गहराई से फंसा देती है। ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये दिमाग का खेल भी है। और इस खेल को खेलने वाले अकेले नहीं थे। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो एक एक करके 4 नाम सामने आए। पहला नाम है संदीप कुमार पटेल, प्रयागराज से। इसी ने अवनीश को नौकरी का यकीन दिलाया था और सीधे पैसे लिए थे। तो ये वो आदमी था जो जमीन पर काम कर रहा था, जिसे हम फील्ड एजेंट कह सकते हैं। हाँ, इसका काम था सही शिकार ढूंढना और उसे अपने जाल में फंसाना। दूसरा नाम है अंकित मिश्रा, वो भी प्रयागराज के नैनी से है। कहा जा रहा है कि वो पूरी नकली भर्ती प्रक्रिया में मदद कर रहा था। अच्छा। और तीसरा नाम राघवेंद्र शुक्ला, ये गोरखपुर से है। गोरखपुर से? हाँ, और इसका काम शायद नकली दस्तावेज जैसे फर्जी आई कार्ड, अपॉइंटमेंट लेटर, ये सब बनाना था। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लग रही है कि ये लोग अलग अलग शहरों से हैं, प्रयागराज, गोरखपुर। ये कोई लोकल गैंग तो नहीं लगता? वही तो, ये लोग आपस में जुड़े कैसे होंगे? ये आज के संगठित अपराध का चेहरा है। अब गिरोह एक ही मोहल्ले या शहर तक वो सीमित नहीं रहते। ये एक कंपनी की तरह काम करते हैं। हर किसी का अपना डिपार्टमेंट है, अपनी जिम्मेदारी। कोई मार्केटिंग शिकार ढूंढना संभालता है, कोई प्रोडक्शन यानी नकली दस्तावेज बनाना, और कोई फाइनेंस पैसे का लेन देन। और टेक्नोलॉजी के सहारे ये जुड़े रहते होंगे। हाँ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये जुड़े रहते हैं और राज्यों की सीमाओं को बहुत आसानी से पार कर जाते हैं। इससे पुलिस के लिए इन्हें पकड़ना और मुश्किल हो जाता है। और शायद इसी वजह से इस कहानी का चौथा और सबसे अहम किरदार सामने आता है। कौन? दीपक तिवारी, जो बिहार के पूर्वी चंपारण का रहने वाला है। और जब दीपक तिवारी का नाम आया, हाँ, तो पूरा मामला ही बदल गया। एक मिनट, इस कहानी में एक ऐसा किरदार भी है जो पहले से ही दूसरे राज्य में इसी तरह के केस में पकड़ा जा चुका है। बिल्कुल। अब ये मामला सिर्फ धोखाधड़ी का नहीं, एक प्रोफेशनल क्रिमिनल का लग रहा है। हाँ, यही बात है। दीपक तिवारी कोई नौसिखिया नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे पहले बिहार के सोनपुर में एक बिल्कुल ऐसे ही रेलवे भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। और उसे जमानत मिल गई थी। वहां उसे जमानत तो मिल गई, लेकिन इससे पहले कि वो जेल से बाहर आता, कौशाम्बी पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर उसे इस नए मामले में हिरासत में ले लिया। अच्छा। इसका मतलब साफ है, ये उसका पेशा है। वो सिस्टम की कमजोरियों को जानता है और बार बार उनका फायदा उठाता है। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है।
तो ये लोग अवनीश जैसे लोगों को फंसाते कैसे थे? मतलब 9.5 लाख रुपए कोई छोटी रकम तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई सिर्फ बातों पर आकर इतनी बड़ी रकम कैसे दे सकता है? ये लोग आखिर यकीन दिलाते कैसे थे? यहीं पर उनकी असली कलाकारी सामने आती है। वो एक पूरी नकली दुनिया रचते हैं। ये सिर्फ जुबानी वादे नहीं होते। अच्छा, वो आपको बाकायदा एक नकली नियुक्ति पत्र देंगे, अपॉइंटमेंट लेटर, जिसपे सब कुछ लिखा होगा। सब कुछ। उस पर आपकी ज्वाइनिंग की तारीख लिखी होगी, आपकी ट्रेनिंग की जगह लिखी होगी। सब कुछ इतना असली लगता है कि शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। और मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा कि वो इससे भी एक कदम आगे चले गए थे। क्या किया उन्होंने? वो पीड़ितों को रेलवे के बड़े अधिकारियों के साथ अपनी एडिट की हुई तस्वीरें दिखाते थे। वाह। हाँ, मतलब किसी बड़े अफसर के साथ अपनी फोटो लगा के दिखाते थे और कहते थे कि देखिए हमारी सीधी पहुंच है ऊपर तक। और ये उनका मास्टर स्ट्रोक होता है। देखिए, जब कोई इंसान अपनी आंखों से ऐसा सबूत जैसी चीज देख लेता है तो उसका दिमाग वो तर्क करना बंद कर देता है। उसे लगता है कि काम हो गया। हाँ, उसे लगता है कि उसका काम पक्का हो गया है। वो पीड़ित की उम्मीदों और सपनों के साथ इस तरह खेलते हैं कि वो किसी पर शक करने की हालत में ही नहीं रहता। और फिर जब ज्वाइनिंग की तारीख पास आती तो ये लोग अपने फोन बंद करते और गायब हो जाते। अविश्वसनीय है। अब तक तो ये मामला धोखाधड़ी और एक संगठित गिरोह का लग रहा था, लेकिन अब इसमें एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। क्या? इस खेल में अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी की एंट्री? हाँ, तो पुलिस की जांच और ईडी की जांच में असल में फर्क क्या है? आरोपी तो वही है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। इसे ऐसे समझिए, पुलिस अपराधी को पकड़ती है, ईडी अपराध से कमाए गए पैसे का पीछा करती है। अच्छा, मतलब मनी ट्रेल। बिल्कुल। पुलिस का काम है दीपक तिवारी और उसके साथियों को पकड़कर जेल भेजना। ईडी का काम है ये पता लगाना कि अवनीश से लिए गए 9.5 लाख और दूसरे पीड़ितों से लूटे गए करोड़ों रुपए गए कहां। वो पैसे की जड़ तक जाते हैं, चाहे वो पैसा किसी प्रॉपर्टी में लगा हो, किसी के बैंक खाते में हो या किसी रिश्तेदार के नाम पर छुपाया गया हो। इसका मतलब अब जांच सिर्फ इन 4 लोगों तक सीमित नहीं रहेगी। बिल्कुल नहीं। ईडी की जांच का मतलब है कि अब पूरा फाइनेंशियल नेटवर्क टूटेगा। उनके बैंक खाते फ्रीज होंगे, उनकी संपत्तियां जब्त हो सकती हैं। और जो भी इस लेन देन में शामिल होगा वो भी फंसेगा। हाँ, इस पैसे के लेन देन में जिस किसी ने भी उनकी मदद की वो भी जांच के दायरे में आ सकता है। अक्सर ईडी की जांच में पता चलता है कि जो गिरोह हमें छोटा लग रहा था उसके तार कहीं बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि कुछ और बड़े नाम भी सामने आए। बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, ये तो हुई इस एक गिरोह की बात। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें तो रेलवे भर्ती के नाम पर धोखाधड़ी इतनी आम क्यों है? ये खबरें हम बार बार क्यों सुनते हैं? इसके पीछे कई वजहें हैं जो मिलकर इन ठगों के लिए एक परफेक्ट माहौल बना देती हैं। पहली और सबसे साफ वजह तो है बेरोजगारी। सरकारी नौकरी की कितनी मारामारी है, लेकिन रेलवे की नौकरी में ऐसा क्या खास है कि लोग 10-15 लाख रुपए देने को तैयार हो जाते हैं? क्या ये सिर्फ नौकरी की सुरक्षा है या कुछ और भी है? ये सिर्फ सुरक्षा नहीं है, ये प्रतिष्ठा और विरासत का भी मामला है। कई परिवारों में पीढ़ियों से लोग रेलवे में काम करते आए हैं। अच्छा, ये भी एक एंगल है। दादाजी भी रेलवे में थे, पापा भी रेलवे में। ये एक सम्मान की बात मानी जाती है। रेलवे की नौकरी सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को एक सामाजिक सुरक्षा का एहसास देती है। और इसी जज्बाती जुड़ाव का फायदा उठाया जाता है। हाँ, इसी गहरे जज्बाती जुड़ाव का ये ठग फायदा उठाते हैं। वो नौकरी नहीं बेच रहे होते, वो एक सम्मानित भविष्य का सपना बेच रहे होते हैं। और शायद एक और वजह है आधिकारिक भर्ती प्रक्रियाओं में होने वाली देरी। कभी-कभी भर्ती का नोटिफिकेशन निकलने से लेकर ज्वाइनिंग तक सालों लग जाते हैं। सही कहा। इस लंबे इंतजार से युवा हताश हो जाते हैं और शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। बिल्कुल सही कहा। और इसी हताशा के साथ जब जानकारी की कमी जुड़ जाती है तो ये ठगों के लिए सोने पर सुहागा हो जाता है। बहुत से लोगों को, खासकर छोटे शहरों और गांवों में, भर्ती की सही प्रक्रिया पता ही नहीं होती। उन्हें लगता है कि कनेक्शन या पैसे से काम हो सकता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। कभी नहीं। यहाँ पर एक बात बिल्कुल साफ साफ और जोर देकर कहनी जरूरी है। भारतीय रेलवे या कोई भी सरकारी संस्था नौकरी के लिए कभी भी नकद में पैसा नहीं मांगती। बिल्कुल। सारी भर्तियां केवल आधिकारिक आरआरबी यानी रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइटों के माध्यम से पारदर्शी तरीके से होती हैं। पैसे देकर नौकरी का कोई भी वादा 100% एक घोटाला है। तो आज हमने देखा कि कैसे कौशाम्बी में एक पीड़ित अवनीश कुमार की शिकायत ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय रैकेट का भंडाफोड़ किया जो उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक फैला था। हाँ, हमने देखा कि कैसे दीपक तिवारी जैसा पेशेवर अपराधी बार बार कानून को चकमा दे रहा था और कैसे अब ईडी की जांच से इस पूरे पैसे के नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद है। ये मामला सिर्फ कुछ अपराधियों को पकड़ने के बारे में नहीं है।
ये सरकारी संस्थानों में भरोसे और उन लाखों युवाओं के भविष्य पर पड़ने वाले असर के बारे में भी है जो ईमानदारी से मेहनत करके नौकरी पाना चाहते हैं। उनका भरोसा टूटता है सिस्टम से। हाँ, जब ऐसे घोटाले सामने आते हैं तो उनका सिस्टम पर से भरोसा उठता है। असली लड़ाई उस हताशा और मजबूरी के खिलाफ है जिसका ये घोटालेबाज फायदा उठाते हैं। ये पूरी बातचीत सोचने के लिए एक अहम सवाल छोड़ जाती है। ये तो हुई अपराधियों और पीड़ितों की बात, पर हमें ये भी सोचना होगा कि हमारे सिस्टम में वो कौन सी दरारें हैं। हाँ, कहाँ हैं वो खामियां जिनका ये लोग इतनी आसानी से फायदा उठा लेते हैं, चाहे वो भर्ती प्रक्रियाओं का लंबा खिंचना हो, वेरिफिकेशन प्रोसेस की खामियां हो, या फिर इंसाफ मिलने की धीमी रफ्तार। आखिर वो कौन सी कमजोरियां हैं जो दीपक तिवारी जैसे लोगों को बार बार ऐसे नेटवर्क बनाने और पनपने का मौका